ब- भाग चीता भाग। इसके सिर पर तीन तीन सींग हैं। कहीं इसने गलत जगह मार दिए ना तो हम हगने के रहेंगे और ना ही पादने के। जिस जंगल को तुम सब देख रहे हो ना, जो शांत है और यहाँ के सभी जानवर डरे हुए हैं। कुछ दिनों पहले ये जंगल ऐसा नहीं था। चलो चलते हैं कुछ दिन पहले के जंगल में। देख भोला, मेरा घर कितना सुंदर है। तेरा घर तो मिट्टी का बना है। हा हा हा। भोला को सभी जानवर चढ़ाते थे क्योंकि वे पूरे जंगल में सबसे गरीब थे। भोला के माता पिता बहुत बूढ़े थे। उनके पास ना तो रहने के लिए अच्छा घर था और ना ही खाने के लिए खाना था। उन्होंने जंगल के राजा शेर के पास जाकर बहुत बार मिन्नतें की, लेकिन शेर राजा उनसे बोल तो देता था कि वो उनके लिए कुछ करेगा, लेकिन वो इतना आलसी था कि सब भूल जाता था। एक शाम भोला के माता पिता फिर से शेर राजा के पास गए। लेकिन काफी देर हो गई और रात भी हो गई। भोला ने देखा कि काफी रात हो गई है, लेकिन माँ बाप अभी तक नहीं आए। माँ बाबा को गए बहुत देर हो गई है, लेकिन वो दोनों अभी तक नहीं आए। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। वो राजा शेर के पास गए थे। मुझे जाकर देखना चाहिए, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। अब भोला चल देता है शेर की गुफा की ओर। शेर के पास पहुंचकर वो देखता है कि वहाँ पर सिर्फ शेर है। वो शेर से बोलता है, महाराज की जय हो। महाराज, मेरे माँ बाबा तुम्हारे पास आए थे, क्या वो यहाँ हैं? नहीं भोला, वो यहाँ नहीं आए। वो बूढ़े भी तो हो गए थे, कहीं रास्ते में ही तो नहीं गिर पड़े और इस दुनिया से ही निकल लिए हों। शेर के मुंह से ऐसी बात सुनकर भी बहुत चिंतित हो उठा। उसने अपने माँ बाबा को ढूंढना शुरू किया। उसने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन उसे उनका कुछ अता पता नहीं मिला। जब वो वापस घर की ओर आ रहा था तो नहर के किनारे से किसी की कराहने की आवाज आई। उसने जाकर देखा तो वो उसके माँ बाबा थे, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचा तब तो वो शांत हो चुके थे। भोला रोने लगा। माँ बाबा, मेरा तुम्हारे सिवाय इस जंगल में कोई नहीं था। अब मैं किसके लिए जीऊंगा? मैं भी मर जाना चाहता हूँ। भोला की ऐसी दुख भरी आवाज सुन के एक आवाज गूंजी, नहीं भोला, तेरे माँ बाबा अपने आप नहीं मरे हैं, ये किसी साजिश का शिकार हुए हैं। तुझे उन जालिमों से अपना बदला लेना है तो तुझे जिंदा रहना होगा। तुझे यहाँ पर आना होगा कल सुबह सूरज निकलने से पहले। भोला ने पीछे मुड़कर देखा कि वो एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसमें से ये आवाज आ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो वापस घर जाकर सो जाता है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब रात बीती, सुबह भोला फिर वहीं पहुंचा जहां उसके माता पिता मरे पड़े थे, लेकिन अब वो वहां नहीं थे। तभी फिर वही आवाज गूंजी, भोला, तेरे माँ बाबा की आखिरी इच्छा थी कि तू उनके हत्यारे का बदला ले और तब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अगर तुझे अपने माँ बाबा के हत्यारों के बारे में जानना है तो एक काम करो, इस पेड़ के नीचे जितनी भी घास उगी है वो सब तुझे खानी होगी, तभी वो रास्ता खुलेगा जिसकी तुझे तलाश है। भोला ने कुछ नहीं सोचा। वो तो माँ बाबा की मौत के गम में चूर था। उसने पेड़ के नीचे की सारी घास खा ली। वो रोता जा रहा था और खाता जा रहा था, पर घास में कुछ चमक रहा था, लेकिन भोला तो कुछ नहीं देख रहा था और वो घास के साथ उसे भी खा जाता है। लेकिन उसने जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। वो गुस्से से बोलता है, सब के सब गंदे हैं, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं अपने माँ बाबा की मौत का बदला जरूर लूंगा। ये बोलकर वो अपने घर जाता।
सो जाता है। लेकिन अगली सुबह उसने देखा अरे ये क्या, मेरे अंदर अजीब सी ऊर्जा का एहसास हो रहा है। पर कुछ भी हो, मुझे अपने माँ बाबा के कातिलों का बदला लेना होगा। पर मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है? घास से मेरा पेट नहीं भरा क्या? लगता है मुझे कुछ अच्छी चीज खानी होगी, जैसे हर तरह के फल। अरे ये क्या, ये फल कहाँ से आ गए? अब भोला जो भी चीज सोचता उसके सामने आ जाती। रात होती है। अगली सुबह जंगल में शोर मचा हुआ था। अरे, मेरे खाने का सामान कौन चुरा कर ले गया? मैंने तो बहुत खाना इकट्ठा किया था। मुझे महाराज के पास जाना होगा। महाराज, रात को मैंने बहुत सारा खाना अपने घर में इकट्ठा करके रखा था, लेकिन सुबह देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मेरा खाना किसी ने चुरा लिया। अरे माया, तेरा खाना किसी ने चुराया नहीं, बल्कि तूने ही रात को खा लिया होगा और तू भूल गई और सोचा कि किसी ने चुरा लिए। अब शेर के पास सभी जानवर अपनी अपनी शिकायत लेकर आते कि आज उनके घर में चोरी हुई है, लेकिन शेर सभी को कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। अब जंगल में दिन ब दिन चोरियां हो रही थीं, लेकिन एक रात शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा था। तभी वहाँ दूसरे जंगल का खबरी बंदर आया और शेर से बोला, महाराज, सुंदरवन के राजा चिता खान ने आपको बुलाया है। वो बहुत परेशान है, अभी तुरंत आपको पहुंचना होगा। ये बोलकर बंदर वहाँ से चला जाता है। शेर भी सोच में पड़ गया। अरे ये क्या, आज तक हमें ही चीता खान से मदद की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि वो एक समृद्ध जंगल है। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि उसे हमारी जरूरत आन पड़ी? लेकिन कुछ भी हो, जाना तो पड़ेगा ही। सुनो मैडम, मैं सुंदरवन जा रहा हूँ। मेरे आने तक राजकोष का खजाना किसी को मत देना, क्योंकि जंगल के जानवर झूठ बोलते हैं और चोरी का बहाना बनाकर यहाँ धन मांगने आते हैं। उन्हें कुछ मत देना, ठीक है? ठीक है महाराज, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगी। आप बेझिझक जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से गुलाबी वाले रसगुल्ले जरूर लाना। मुझे उस जंगल के गुलाबी रसगुल्ले बहुत पसंद है। अब शेर वहाँ से चल देता है सुंदरवन की ओर। लेकिन जब वो सुंदरवन जा रहा था, तो वहीं बंदर एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ उसे देख रहा था। शेर के जाते ही हम देखते हैं कि अचानक से रंग बिरंगी किरण फूटी और वो उसी शेर में बदल जाता है। और शेर की गुफा की ओर चल देता है। शेर की गुफा में पहुंचा तो शेरनी उसे देखकर चौंक गई और बोली, अरे महाराज, इतनी जल्दी आ गए? अभी तो आप गए थे। अच्छा, तो तुम आज फ्रेश होकर नहीं गए थे, फ्रेश होने आए हो? अब बात मत बना। रास्ते में मुझे याद आया कि कहीं उन्हें धन की आवश्यकता पड़ गई तो मुझे वापस आना पड़ेगा, इसलिए मुझे सारा धन दे दे एक पोटली में बांधकर। और हाँ, राजकोष में जितना माल और खाना पड़ा है सब दे दे। लेकिन महाराज, तुम सारा खाना ले जाओगे तो हम क्या खाएंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। अभी तुझे खिलाऊं क्या खाना? चुपचाप सारा राजकोष खाली करके एक पोटली में भर दे, वरना आज तुझे ही मारकर चिता खान के पास ले जाऊंगा। शेरनी डर के मारे सारा खाना और धन एक पोटली में बांध देती है। अब शेर पोटली उठाकर वहाँ से तुरंत निकल जाता है। थोड़ी देर बाद असली शेर वहाँ आता है। वो उदास और थका हुआ लग रहा था। उसे देखकर शेरनी चौंक जाती है। वो शेर से बोलती है, महाराज, बड़ी जल्दी पोटली चिता खान को देकर आ गए। अभी तो तुम गए थे। शेर शेरनी से बोला, अरे बेवकूफ, तू ये क्या बक रही है? कौन सी पोटली थी जो मैं चिता खान को देकर आया हूँ? मैं तुझसे पोटली कब ले गया? शेरनी शेर के मुंह से ये बात सुनकर डर गई। उसने शेर को सारी घटना बताई, जिसे सुनकर शेर गुस्से में आ गया और बोला, एरी, चीता खान ने तो कुछ नहीं मांगा और ना ही उसने मुझे बुलाया था। मैं वहाँ पहुँचा तो वो बंदर भी बोल रहा था कि वो तो हमारे पास नहीं आया था। लगता है सच में जंगल में चोरी हो रही है और ये चोर कोई साधारण नहीं बल्कि जानवरों का रूप ले लेता होगा, जिससे कोई उस पर शक न कर पाए कि वो कौन है। अब शेर सभी जानवरों को अपनी गुफा के बाहर बुलाता है। सभी जानवर वहाँ पहुँचते हैं। उनमें भोला गधा भी था। शेर सभी को चौकन्ना रहने की बात बोलता है। देखो जंगल के जानवरों, मैं तो तुम्हारी बातों को झूठ समझ रहा था। जरूर कोई चोर है जो किसी का भी भेष धरकर चोरी कर रहा है। हमें पता लगाना होगा कि वो कौन है। सुन लकड़बग्गे, चीते और भेड़िए, मैं तुम्हें फिर से एक काम देता हूँ। अब जैसे ही भोला ने शेर के मुंह से सुन
उन्हें फिर से काम देने की बोल रहा है, तभी वो समझ गया कि उसके माँ बाबा की मौत के जिम्मेदार जरूर यही है। भोला अब समझ चुका था कि सीधे हमले से बेहतर है कि इन जालिमों को आपस में ही लड़ा दिया जाए। उसने अपनी इच्छाधारी शक्ति का इस्तेमाल किया और चीते का रूप धरकर भेड़िए की मांद में जा पहुंचा, जहां भेड़िया एक हड्डी चबा रहा था। अरे ओ लंगड़े भेड़िए, तू यहाँ चैन से हड्डी चबा रहा है और वहाँ महाराज शेर और लकड़बग्घा मिलकर तेरी मौत की योजना बना रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है चीते? मैं महाराज का सबसे वफादार सेवक हूँ, वो मुझे क्यों मारेंगे? वफादारी। महाराज कह रहे थे कि तू अब बूढ़ा और सुस्त हो गया है। ऊपर से कल तूने जो शिकार किया था उसमें से सबसे नरम हिस्सा तूने खुद खा लिया और महाराज को सूखी खाल भेज दी। महाराज ने लकड़बग्घे से कहा है कि आज रात जैसे ही तू सोएगा वो तेरा गला घोंट देगा। अच्छा, तो ये बात है। वो लकड़बग्घा जो मेरी जूठन पर पलता है वो मुझे मारेगा। मैं देखता हूँ उसे, साले को छोड़ूंगा नहीं। अब भोला ने भेड़िए का रूप धरा भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? और चल दिया लकड़बग्घे के पास। वो वहाँ पहुँचा और उससे बोलता है, भाई लकड़बग्घे, भाग सको तो भाग लो। चीते और शेर ने मिलकर तय किया है कि जंगल में अब सफाई होगी। उन्हें लगता है कि तुम्हारी हंसी से शिकार भाग जाते हैं। चीता अभी अपनी रफ्तार तेज कर रहा है ताकि तुम्हें पकड़ सके। पर मैंने क्या किया है? मैं तो हमेशा शेर की जी हजूरी करता हूँ। जी हजूरी से पेट नहीं भरता भाई। महाराज को अब ताजा मांस चाहिए और चीते को अपनी फुर्ती दिखाने के लिए कोई शिकार। आज रात को सावधान रहना। भोला ने अपनी चाल चल दी थी। रात हुई। डर और शक की वजह से भेड़िया, लकड़बग्घा और चीता एक दूसरे को घूर रहे थे। शेर अपनी गुफा में बैठा अपनी शान में खोया था। तभी भोला ने माया लोमड़ी की आवाज में गुफा के बाहर चिल्लाना शुरू किया, महाराज गजब हो गया। भेड़िया, चीता और लकड़बग्घा आपकी गुफा के बाहर खड़े होकर सलाह कर रहे हैं कि आपको हटाकर चीते को राजा बना दिया जाए। शेर दहाड़ता हुआ बाहर निकला। उसने देखा कि तीनों जानवर वाकई वहां खड़े थे, जो कि असल में एक दूसरे से अपनी जान बचाने के लिए इकट्ठे हुए थे। लेकिन शेर तो समझ रहा था कि जरूर ये उसे मारने की साजिश कर रहे हैं। गद्दारों, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे खिलाफ साजिश करो। हरामखोरों, मेरा ही नमक खाते हो और मुझसे ही नमक हलाली कर रहे हो। साजिश हम नहीं महाराज, आप कर रहे हैं। आपने लकड़बग्घे को मुझे मारने के लिए भेजा था ना? नहीं महाराज, मुझे तो भेड़िए ने बताया कि चीता मुझे मारने वाला है। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। महाराज, ये दोनों पागल हो गए हैं। चुप रहो, तुम सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। आज इस जंगल में या तो मैं रहूंगा या तुम। देखते ही देखते चारों आपस में भिड़ गए। शेर ने अपनी पूरी ताकत से भेड़िए पर हमला किया। चीते ने लकड़बग्घे को दबोच लिया। चारों में घमासान लड़ाई हो गई। वो चारों लहूलुहान होकर एक दूसरे को काट रहे थे। जब चारों बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े, तब भोला अपने असली रूप में उनके सामने आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके सिर पर 2 चमकदार नीले सींग थे, जिन्हें देखकर सभी चौंक गए। भोला, ये सब तूने किया? हाँ, आपने सोचा था कि आप राजा हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। आपने मेरे पिता की उम्र का भी लिहाज नहीं किया। तुमने ये नहीं सोचा कि वो मर गए तो मेरा क्या होगा। मानता हूँ कि तुम्हें अपनी शान और शौकत पर घमंड था, लेकिन किसी दूसरे को मारना ये कहाँ का न्याय है। अरे वो तो बस थोड़ी सी मदद मांगने आए थे और तुमने उनकी ऐसी मदद की कि उन्हें दुनिया से ही विदा कर दिया। लेकिन आज देखिए, आपके वो साथी जिन पर आपको नाज था, एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी एकता थी और मैंने उसी पर चोट की। हमें माफ कर दो भोला, हमें नहीं पता था कि शेर ने ऐसा किया है। माफी? जब तुम सब मिलकर छोटे जानवरों का मजाक उड़ाते थे, जब तुम मेरे माता पिता की गरीबी पर हंसते थे, तब तुम्हारी दया कहाँ थी? आज ये जंगल शांत है क्योंकि इसके जालिम राजा और उसके मंत्री अपनी ही नफरत की आग में जल चुके हैं।
भोला ने अपनी शक्ति से एक जोरदार दहाड़ लगाई, जिससे पूरा जंगल हिल गया। शेर और उसके साथी अपनी चोटों और शर्मिंदगी के मारे जंगल छोड़कर भाग गए और फिर कभी वापस नहीं आए। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण जंगल में फैली तो नजारा बिल्कुल अलग था। भोला ने अपनी इच्छाधारी शक्ति से अपने घर को तो ठीक नहीं किया, पर उसने पूरी जंगल के न्याय की व्यवस्था बदल दी। शेर और उसके साथियों के भागने के बाद जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। सब डरे हुए थे कि अब भोला क्या करेगा। भोला, मेरा मतलब है महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपका मजाक उड़ाया था, हमें नहीं पता था कि आप इतने शक्तिशाली हैं। माया, डरो मत। मैं शक्तिशाली इसलिए नहीं बना कि तुम सबको डरा सकूं। मैं शक्तिशाली इसलिए बना ताकि इस जंगल में फिर कभी किसी भोला के माँ बाप भूखे ना मरे और कोई राजा अपनी आलस में किसी की फरियाद ना भूले। तो क्या अब तुम हमारे राजा बनोगे भोला? तुम्हारी शक्तियाँ तो शेर से भी महान है। हाथी के साथ सभी जानवरों ने भी भोला को राजा बनने की बात बोली, लेकिन भोला बोला, नहीं, इस जंगल का राजा कोई एक जानवर नहीं होगा। आज से यहाँ न्याय का राज होगा। हम एक पंचायत बनाएंगे जिसमें हर जानवर की समस्या सुनी जाएगी और उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन भोला भाई, अगर फिर से कोई बड़ा जानवर हमें खाने आएगा तो हम क्या करेंगे? शेर तो हमें सुरक्षा का वादा करता था, भले ही वो झूठा था। यही तो बदलना है। सुनो सब ध्यान से। आज से इस जंगल के नियम ये होंगे, कोई भी ताकतवर जानवर कमजोर का मजाक नहीं उड़ाएगा। शिकार सिर्फ भूख मिटाने के लिए होगा, मनोरंजन के लिए नहीं। हर हफ्ते इस बरगद के नीचे सभा होगी जहां सबसे छोटा जानवर भी अपनी बात रख सकेगा। अरे, ये तो बहुत अच्छा है, पर भोला, तुम्हारी उन जादुई शक्तियों का क्या? तुम तो जो चाहो वो मंगा सकते हो, फिर तुम्हें हमारी क्या जरूरत? शक्ति का असली स्वाद मिल बांट कर खाने में है। कल रात जब मैंने अपने माँ बाप के लिए फल मांगे थे, तब मुझे एहसास हुआ कि अगर वही फल मैं उनके जीवित रहते उन्हें खिला पाता तो आज मुझे इस शक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ती। भोला ने अपनी आंखों से एक चमकती हुई रोशनी निकाली और उस जगह पर डाली जहां उसके माता पिता के प्राण पखेरु उड़े थे। देखते ही देखते वहां फूलों का एक सुंदर बगीचा बन गया। ये बगीचा हमेशा याद दिलाएगा कि गरीबी और बुढ़ापा कोई गुनाह नहीं है। यहाँ हर वो जानवर आ सकता है जो थका हुआ हो या भूखा हो। आज से इस जंगल में कोई शासन नहीं बल्कि न्याय चलेगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अन्याय की परछाई दूर दूर तक नहीं रहेगी। भोला, तुम सच में महान हो। हमने तुम्हें गरीब समझा, ये हमारी भूल थी, पर तुम तो दिल के सबसे अमीर निकले। आज से हम सब वादा करते हैं कि कभी किसी असहाय और गरीब का मजाक नहीं बनाएंगे और बूढ़े जानवरों को सहारा देंगे, ताकि भविष्य में हमें उसका अच्छा परिणाम मिले। धन्यवाद भोला, तुमने हमारी आंखें खोल दी। धन्यवाद मेरा नहीं, उसका करो जिसने मुझे ऐसा बनाया है। चलो अब जाओ, अपने अपने घरों को संवारो। तुम्हारा चोरी हुआ सामान तुम्हारे घरों में सुरक्षित पहुंच गया है। और याद रखना, मैं देख रहा हूँ। मेरी शक्तियां तब तक शांत हैं जब तक जंगल में न्याय है। जिस दिन फिर किसी कमजोर पर जुल्म होगा, उस दिन ये इच्छाधारी रूप फिर से जागेगा। भोला अब अकेला नहीं था, पूरा जंगल उसका परिवार था। उसने अपनी शक्तियों का अहंकार नहीं किया, बल्कि एक रक्षक बनकर वही मिट्टी के घर में रहने लगा जो उसके माता पिता ने बनाया था। वो रोज उस बरगद के पेड़ को पानी देता जिसने उसे सच दिखाया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो शक्ति उसे कहां से मिली थी। वहां से दूर अब जंगल में शांति थी। सभी बहुत खुश थे क्योंकि अब उन्हें एक भोला के रूप में एक नया रक्षक मिल गया था। सभी निडर होकर रहने लगे। लेकिन जंगल के दूर दराज के इलाके में घायल शेर अपने साथी चीता खान और कुछ खूंखार भेड़ियों के साथ बैठा था। वो मामूली सा गधा, उसने हमें आपस में लड़ाकर अपमानित किया। उसने सोचा कि हमें भगाकर वो उस जंगल का राजा बन जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसकी खाल खींच लूंगा। शांत हो जाओ महाराज। जैसा कि तुमने बताया है कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है, वो रूप बदल सकता है और चीजें गायब कर सकता है। हमें ताकत से नहीं,
चालाकी से काम लेना होगा। कैसी चालाकी? मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं है। सब वो हरामखोर भोला ले गया, मेरी पत्नी को बेवकूफ बनाकर। मेरी पत्नी भी पूरी की पूरी पागल निकली। उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं इतनी जल्दी कैसे उसके पास आ सकता हूँ। अब तू ही बता चीता, अब मैं क्या करूं? मेरे पास एक योजना है। हम उसके माता पिता की उसी जगह पर हमला करेंगे जहां उसने फूलों का बगीचा बनाया है। जब वो भावुक होकर वहां आएगा, तब हम उसे चारों तरफ से घेर लेंगे। अब शेर और चीता चल देते हैं अपने अपमान का बदला लेने। अब वे बगीचे में पहुंचे। वो दोनों वहां भोला की बातें करने लगे कि उसके पास इतनी शक्ति कहां से आई कि वो रूप भी बदल सकता है। उसने पलक झपकते ही ये बगीचा भी बना दिया। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। झाड़ियों के पीछे से दो विशाल नाग, इच्छाधारी नाग और नागिन प्रकट हुए। उनकी आंखें लाल थीं, जो अंगारों की तरह चमक रही थीं। रुको, तुम लोग जिस जादुई शक्ति की बात कर रहे हो वो कोई मामूली जादू नहीं है। वो हमारी इच्छाधारी मणि है, जो उस रात घास के बीच गिर गई थी। उस मूर्ख गधे ने उसे अनजाने में निगल लिया होगा। तुम उसे मारना चाहते हो और हमें हमारी मणि चाहिए। उसे मारो और उसका पेट चीरकर हमारी मणि हमें वापस दे दो। बदले में हम तुम्हें ऐसी शक्ति देंगे कि तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन न्याय अन्याय नहीं कर सकते। ये सुनकर शेर बहुत ही खुश हो जाता है कि उसके रास्ते का कांटा भी निकल जाएगा और उसके पास नागों द्वारा शक्ति भी मिल जाएगी। वो बिना एक पल गंवाए बोला, सौदा मंजूर है नागराज। वो गधा बहुत ही दुष्ट है। उसने हमें जंगल से बाहर निकाल दिया और खुद जंगल पर राज कर रहा है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आप बस हमें रास्ता दिखाएं, आगे का काम हमारा है। अब दोनों के बीच समझौता हो जाता है। लेकिन भोला इन सब बातों से अनजान था कि उसको मारने की साजिश ने जन्म ले लिया था। जहां एक तरफ खूंखार शेर था और दूसरी तरफ थे दो अद्भुत शक्तियों से युक्त नाग नागिन। अगली सुबह भोला फिर से चल देता है अपने माँ बाबा की यादों को ताज़ा करने के लिए उसी बगीचे में। वो उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। अचानक पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी और वही गहरी आवाज गूंजी, सावधान भोला, संकट के बादल छा रहे हैं। जो शक्ति तूने पाई है वो एक जिम्मेदारी है। नागों की टोली और शेर की सेना तुझे मिटाने आ रही है। वे तुझसे तेरी शक्ति मणि छीनना चाहते हैं। बाबा, मैंने कभी शक्ति नहीं मांगी थी। मैं तो बस न्याय चाहता था, लेकिन न्याय की ये सजा होगी मुझे मालूम नहीं था। अब मैं क्या करूं? अपनी शक्ति पर भरोसा कर। मणि तेरे शरीर के भीतर है, लेकिन उसकी असली ताकत तेरे साहस में है। अगर तू डर गया तो मणि बेअसर हो जाएगी। तभी जंगल के जानवरों का शोर सुनाई दिया। शेर, चीता खान और भेड़ियों की सेना ने फूलों के बगीचे को तहस नहस करना शुरू कर दिया। उनके साथ नाग नागिन भी अपनी विषैली फुफकार के साथ आगे बढ़ रहे थे। रुक जाओ, निर्दोष पौधों और जानवरों को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? दुश्मन मैं हूं, मुझसे लड़ो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी निर्दोष की जान जाए। आज तेरा अंत निश्चित है भोला। चीता खान, हमला करो और फाड़ दो इसका पेट और निकाल लो उस मणि को। चीता खान बिजली की रफ्तार से झपटा, लेकिन भोला ने पलक झपकते ही अपना रूप बदला और एक विशाल हाथी बन गया। उसने चीता खान को अपनी सूंड से उठाकर दूर फेंक दिया। तभी नाग नागिन ने अपनी मायावी शक्तियों से भोला के चारों ओर आग का घेरा बना दिया। अपनी देह त्याग दे गधे, मणि उगल दे, वरना इस आग में भस्म हो जाएगा। तूने हमारी मणि को चराया है, आज तुझे उसकी सजा मिलेगी। भोला आग के बीच फंस गया था। उसकी शक्तियां कम पड़ रही थीं क्योंकि नागों का जादू मणि पर भारी पड़ रहा था। तभी उसे अपने माता पिता की आवाज याद आई, बेटा, न्याय के लिए कभी पीछे मत हटना।
भोला ने आंखें बंद की और अपनी पूरी ऊर्जा समेटकर एक ऐसी दहाड़ मारी कि उसकी देह से नीली रोशनी की लहरें निकली। उस रोशनी के लगते ही नाग नागिन का जादू टूट गया और शेर की सेना थर थर कांपने लगी। बरगद के पेड़ ने अपनी जड़ों को जमीन से बाहर निकाला और शेर और उसके साथियों को जकड़ लिया। भोला, इन्हें दंड देने का समय आ गया है। अब अपना न्याय सुनाओ और इन गद्दारों को ऐसी सजा दो कि इनकी नानी दादी याद आ जाए। शेर, तुम राजा थे पर तुमने रक्षक की जगह भक्षक बनना चुना। नागराज, आपकी मणि ने मुझे शक्ति दी, पर उस शक्ति का उपयोग मैं किसी की जान लेने के लिए नहीं करूंगा। जाओ, इस जंगल से निकल जाओ और फिर कभी मुड़कर मत देखना। नाग नागिन भोला के तेज को देखकर समझ गए कि ये मणि अभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। वे अपना सिर झुकाकर वहां से चले गए। शेर और चीता खान अपनी जान बचाकर ऐसे भागे कि फिर कभी किसी ने उन्हें सुंदरवन के आसपास नहीं देखा। भाग चीता भाग, इसके सिर पर 3-3 सींग हैं। कहीं इसने गलत जगह मार दिए ना तो हम हगने के रहेंगे और ना ही पादने के। जंगल में फिर से हरियाली लौट आई। बरगद का पेड़ अब पहले से ज्यादा हरा भरा था। भोला ने मणि की शक्ति का उपयोग करके अपने माता पिता के बगीचे को और भी सुंदर बना दिया, जहां हर जानवर को बिना किसी डर के प्यार और भोजन मिलता था। चिता खान, कुछ कर यार। अब तो वो भोला का बच्चा मेरे सपनों में भी आकर मेरे पिछवाड़े पर सींग चुभाता है। अगर वो नहीं मरा तो मैं ही सदमे से मर जाऊंगा। तू चिंता मत कर। तूने क्या सोचा कि मैं अपना बदला नहीं लूंगा? साले ने मुझे अपनी सूंड से इतनी दूर फेंका कि मेरी हड्डियां अभी तक चरमरा रही हैं। बस देखता जा, मैंने अपना गुप्तचर उसके पीछे लगा रखा है, जिससे उस भोला के बच्चे की सारी जानकारी हमें मिलती जाएगी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फिर से आएगा नागराज अपनी मणि लेने और शेर अपना बदला लेने। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो। बाय बाय।